चलने की है मंजिल की हमें चाह नहीं है और चलते भी हैं उधर जिधर राह नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रिप बोहेमिया पर। आई एम इशिका एंड वी आर हियर टू डिस्कस योर फेवरेट वन शॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टुडे वील टारगेट लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा टॉपिक वेक्टर स्पेसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पुराने पेपर्स में आ चुके हैं जो कि इस लेवल के हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम बेसिस लेवल पर या फिर पीएचडी इन मैथमेटिक्स के एंट्रेंस पर, यानी कि सीएसआर नेट, गेट या आईटी जैम, इन एग्जाम्स में इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश करी है। ये बात सत्य है कि इतने सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर नहीं करे जा सकते, बट व्हाट वी हैव ट्राइड इज टू पिक अप a pattern and every pattern that is unique has been picked up, ताकि आपको पता लगे इन जनरल एग्जाम किस तरीके से आता है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से ही हैं जो भी आज हम करने वाले हैं। तो आप देखो कि आपको एक वीडियो में एक पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कैसे टारगेट करे जाते हैं इस टॉपिक से। तो करें काम स्टार्ट। बिल्कुल रेडी हैं आप सब? तो आपके सामने यहाँ पर कमेंट बॉक्स होगा जिसको मैं देखती रहूंगी। आपने उसमें अपने कमेंट शेयर करने हैं, डिस्कस करना है और बताते रहना आपको क्या लगता है आंसर। एक रूल बता देते हैं, थ्रू आउट जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आई विल आस्क यू टू सॉल्व। मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपको हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन समझा दूँ जब आपको, उसके बाद आपको पॉज का बटन दबाना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे ही सॉल्व हो जाए आपने आंसर मैच करना है वापस से रिप्ले करके, और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसे सुनकर और फिर देखना है कि क्या आप सही तरीके से निकाल पाए थे। राइट, तो करें काम स्टार्ट। ओके, the dimension of the vector space of all symmetric matrices of order n cross n, यहाँ पे n दो से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, with real entries and trace equal to 0s. So this is your first question for today. क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आपको वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशन निकालने को कहा जाए और उस वेक्टर स्पेस में क्या है खास बात, उसमें मेट्रिसेस हैं, किस ऑर्डर के मेट्रिसेस हैं? n क्रॉस n ऑर्डर के। n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू जो है 2 से बड़ी भी हो सकती है। अगली बात क्या बताई गई है? मेट्रिसेस कैसे हैं? सिमेट्रिक है, A ट्रांसपोज A के बराबर है। और एक एक्स्ट्रा बात बताई गई है, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू C। हमें देखना है कि अगर ये कोई वेक्टर स्पेस है तो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या बन जाएगी। तो कोशिश करें सॉल्व करने की, फिर हम यहाँ मिलकर डिस्कस करते हैं। राइट, ये अपने पास वेक्टर स्पेस है। पहले तो आपको चेक करना है क्या ये वेक्टर स्पेस है। हम सबको मालूम है सबसे फेमस वेक्टर स्पेस है जो हमने पढ़ा है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, उसमें एक कंडीशन और लगा दिए, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब हमें देखनी है कि इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी। आपको इसकी डायमेंशन निकालने का एक शॉर्ट तरीका बताया था, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज काउंट कर लो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो इन जनरल n क्रॉस n ऑर्डर का हो सकता है, और वही उसकी रैंक हो जाएगी, है ना। और जो रैंक हो जाएगी वही क्या हो जाएगी यहाँ पर, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। तो अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है, उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। ट्रांसपोज करना मतलब कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना। अब जब हम रोज और कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो डायगोनल एंट्रीज एज इट इज रह जाती है। कितनी डायगोनल एंट्रीज होंगी यहाँ पे? n क्रॉस n मैट्रिक्स में n डायगोनल एंट्रीज होंगी, लिख लेते हैं a11 a12, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, a21 a22 a23 a2n, सेकेंड रो के एलिमेंट्स ऐसे करते करते ये nth रो के एलिमेंट्स। सबको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वाली रोज होती हैं और वर्टिकल वाले कॉलम होते हैं। जब भी एक मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट का हम नाम लिखते हैं तो ए आई जे करके लिखते हैं। आई का मतलब रो नंबर, जे का मतलब कॉलम नंबर। राइट, हमने जनरल मैट्रिक्स लिखी है। अब इसमें देखते हैं, अगर ये मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि इसका ट्रांसपोज उसके बराबर है, यानी कि इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो मैट्रिक्स की बराबर वैल्यू रहेगी। रो और कॉलम अगर हम इंटरचेंज करें बेटा तो ये डायगोनल एंट्रीज है ना, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज रहती है। फर्क क्या पड़ेगा, ये एंट्रीज अपनी पोजीशन चेंज करेगी। अगर पोजीशन चेंज करने से बराबर मैट्रिक्स है यानी कि ये एंट्रीज बराबर है, यानी कि ए आई जे सारे के सारे ए जे आई के बराबर होंगे। बात ठीक है ना? फॉर ऑल आई कॉमा जे, बात ठीक है, यानी कि तभी तो ये कहें कि हम सिमेट्रिक है। इस केस में नंबर ऑफ एसेंशियल एंट्री क्या हो जाएंगे, नीचे वाली तो ऊपर वाले के बराबर है, तो ये तो एसेंशियल रहेगी।
डायगोनल एंट्रीज एसेंशियल है तो कितनी एसेंशियल हो गई, n डायगोनल एंट्रीज एसेंशियल है। और ऊपर वाली कितनी बची, टोटल मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज थी, n स्क्वायर, उसमें से हम n माइनस कर दें क्योंकि उनको हमने काउंट कर लिए, और नीचे वाली और ऊपर वाली में से आधी काउंट करनी है दोनों, है ना, तो इसको बाय 2 कर दें, तो n स्क्वायर माइनस n बाय 2 ये बच गई ये वाली एंट्रीज, और n हो गई डायगोनल एंट्रीज, ये एसेंशियल एंट्रीज है, ये तो फर्स्ट एंट्रीज इस पे डिपेंड करिए, तो ये टोटल हमारा काम हो गया। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि ट्रेस ऑफ ए क्या है, वो 0 होना चाहिए, राइट। तो एक कंडीशन और है, पहले हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंडीशन काउंट कर लें। क्या है हमारे पास, n स्क्वायर माइनस n बाय 2 प्लस n, ये हमारी डायमेंशन हो जाती, पर साथ में एक कंडीशन हमारे पास और लगी, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो उसको भी बीच में काउंटेबल लेना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो फिर इसको पहले ऐड कर लेते हैं। अब बताओ इसे +1 करें या -1 करें। यहाँ पे आंसर है, आज मैं आपको पूछ रही हूँ, यहाँ पे प्लस आएगा या -1 आएगा, कैसे पता चलेगा। मैंने प्लस माइनस दोनों लगाया, आपको सोचकर बताना है, एलसीएम निकालना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैसे पता चलेगा प्लस आएगा माइनस। आपको याद है जब भी हम कोई सब स्पेस की डायमेंशन निकालते थे, हमने एक बात पढ़ी थी कि वेक्टर स्पेस का अगर कोई सब स्पेस है उसकी डायमेंशन निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन में से नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस को माइनस कर देना है, ऐसा कह रहे थे हम, है ना। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो माइनस कर दें, क्या आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो, हमें पता है अगर माइनस आएगा तो हमें +-1 की जगह -1 लगा देते हैं, आंसर बताओ। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n माइनस 2 बाय 2। अब देखो पूरे की एलसीएम की जरूरत है, अब देखो सभी ऑप्शन में -1 नजर आ रहा है, आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी, तो यानी कि अब इस वाले पार्ट का एलसीएम मतलब -1 को अलग से रहने दो और बस +2n बाय 2 करो। अब -n प्लस 2n करेंगे तो क्या आएगा, +n आ जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस n बाय 2 -1। एक ऑप्शन नजर आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है सबको नजर, सेम टू सेम, तो सी ऑप्शन इज आवर आंसर, n स्क्वायर प्लस n बाय 2 -1। सबको क्लियर है बात, अंडरस्टैंडेबल, इजी। अब इतना काम करने की जरूरत तब थी अगर आपने हमारे साथ मिलकर क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि अगर आपने करी होगी तो आपको ऑलरेडी ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायमेंशन n स्क्वायर प्लस n बाय 2 होती है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी उसको माइनस करना था, ओरल क्वेश्चन बन जाता। तो ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, पर जिसको ये निकालना नहीं आता, पहले आपने निकाल नहीं रखा है, आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। बेटा इजी और डिफिकल्ट या मॉडरेट किस लेवल का है वो एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वैरी करता है। एक लेवल तो वो है जो एग्जामिनर सेट करते हैं, है ना। अब एग्जामिनर जो सेट करें वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करें, जिस हिसाब से उन्होंने स्टूडेंट्स को इन जनरल ऑब्जर्व करा है ना। पर आपके हिसाब से क्वेश्चन आसान है डिफिकल्टी आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी कितनी थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्ट्रांग है उस बात पे डिपेंड करेगा। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक्स को स्ट्रांग रखें, एग्जाम में प्रिपेयर होकर जाएं, राइट। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सी पार्ट, आंसर में कुछ देखना तो नहीं है, ऑल क्लियर, गुड। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग रो वेक्टर्स। आपके पास 6 रो वेक्टर्स यहाँ पर गिवन है, आपको बताना है कि इन रो वेक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स की रैंक क्या है। देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A 6 क्रॉस 6, यानी कि 6 क्रॉस 6 डायमेंशन वाला, जिसकी नंबर ऑफ रोज भी 6 हो, नंबर ऑफ कॉलम भी 6 हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अगर ये मैट्रिक्स हम इन रोज को लाइन वाइज अरेंज करके बनाए तो आपको बताना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बेसिकली हमें इनमें से देखना है कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। करना आता है सभी को। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, इंडिपेंडेंसी निकालने के अनगिनत तरीके हैं, बहुत सारे मैं क्लास में डिस्कस करें, यू कैन फॉलो एनी, है ना। लेट अस गो बाय एशेलॉन फॉर्म, उससे चले, हाँ वो सबसे कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वंस और जीरोस में सारा काम है। तो इन सबको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। अब क्योंकि मैट्रिक्स जो है बहुत ट्रिवियल नंबर्स 1 और 0 से बन रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी 1 और 0 को इंटरचेंज या मिसप्लेस ना कर दें। आपने साथ में मदद करनी है, करे काम। चलो पहला वेक्टर करते हैं अरेंज, 1 1 0 1 0 0।
दूसरा वेक्टर है 1 1 0 0 1 0, तीसरा 1 1 0 0 and 1. Then we have 1 0 1 1 0 0. Fifth vector is 1 0 1 0 1 0 and the last one 1 0 1 0 0 1. ये हमारा 6x6 सेम वेक्टर बन गया। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स बन गया। यहाँ तक ठीक है। अब इसकी रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करें। एशेलॉन फॉर्म के हिसाब से पहली एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए 1, उसके नीचे के सारे हमें क्या बनाने हैं 0 0 बनाए। कैसे बनाएंगे, माइनस करके। थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को हटा दें क्योंकि हमें थोड़ी सी ज्यादा स्पेस चाहिए होगी। तो ये पूरा हमारे पास मैट्रिक्स है। एशेलॉन फॉर्म में इसको रिड्यूस करते हैं। ये हमारे पास 1 है, इसके नीचे में सारी रोज को 0 बनाना है। तो ऑपरेशन क्या लगा दें, R2 goes to R2 minus R1, ऐसे करके R3 goes to R3 minus R1, सब में से रो 1 माइनस कर देते हैं। ऐसे करते करते R6 तक चले जाएंगे। R6 goes to R6 minus R1, सभी रोज में से रो 1 माइनस करेंगे तो 1 के नीचे सारे 0 आ जाएंगे। करें, इसी में चेंजेस कर दें या नया मैट्रिक्स बनाए, नया बना देते हैं। चलो, हमने इतनी स्पेस इसलिए यूज करिए। लेट्स बिल्ड अ न्यू वन। तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 0 1 0 0। सेकेंड में से अब इसको माइनस करते जाओ। 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 0, 0 minus 0 0, minus 1 1 0। अब ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट रो से मिक्स से करते जाओ। 0 0 0 minus 1 0 1। अब फोर्थ रो को फर्स्ट रो में से करते जाओ। क्या आ जाएगा, 0 0 minus 1 minus 1 1 0 0 0। अब क्या करें, फिफ्थ रो पे काम करते हैं। फिफ्थ में से 1 माइनस करो, 0 minus 1 1 minus 1 1 0। लास्ट रो 0 minus 1 1 and then we have minus 1 0 1। नजर डालो इन सब पे। ठीक है, तो हमारे पास पहला एलिमेंट तो आ गया, पाइवलेट एलिमेंट एक तो आ गया। अगला एलिमेंट कहाँ पे होगा, हमें अगला एलिमेंट यहाँ पे चाहिए, है ना। तो इसका तरीका क्या है, हम कोई इनमें से एक यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। पहले देख लो कोई सेम टू सेम तो नहीं आ गई, नहीं आई है ना। ठीक है, तो क्या हम क्या करते हैं, रो 4 को और रो 2 को इंटरचेंज कर देते हैं, इसे ऊपर ले जाते हैं, ले जाए। अगला एलिमेंट हम इसी में लिखेंगे, इसको रब कर देते हैं, चलेगा। अब बताओ क्या ऑपरेशन लगाएं इसमें। अब हमें इस एलिमेंट की जगह ये वाला एलिमेंट लेकर आना है, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज करें। रो 2 इंटरचेंज विद रो 4, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 0 1 0 0 और ये हमारे पास आ गई 0 minus 1 1 0 0 0। फोर्थ रो आ गई। अब सेकेंड रो उसकी जगह लिख देंगे, है ना। पहले थर्ड रो लिखते हैं, 0 0 0 minus 1 0 1। अब सेकेंड रो नीचे लिख देते हैं, 0 0 0 minus 1 1 0। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स लिखते हैं, 0 minus 1 1 minus 1 1 0 0 minus 1 1। बात ठीक है यहाँ तक। अब पहली प्राइवेट एंट्री आ गई, दूसरी प्राइवेट एंट्री इसको बनाते हैं। इसको बनाने के क्या करेंगे, इसके नीचे सारे 0 होने चाहिए। इन दिनों में तो है, तो कोई चेंज नहीं करना, इन दिनों में बनाना है। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, सिर्फ रो 5 और रो 6 के ऊपर। रो 5 गोज टू रो 5। इसमें क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, रो 2 को इसमें माइनस कर सकते हैं, राइट। तो रो 5 माइनस रो 2 एंड R6 ऑल्सो गोज टू R6 माइनस R2। दोनों में से R2 को माइनस कर देते हैं, राइट। करते हैं काम फिर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रोज एट इज दिस, बस नीचे वाला काम चेंज होगा।
अब देखते हैं फिफ्थ और सिक्स रोज कैसी बन जाएंगी। फिफ्थ रो क्या ऑपरेशन लगाना है, इसमें से R2 को माइनस करते जाना है ना। तो करते हैं, 0 माइनस 0 0, -1 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 हो गया है ना। तो क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 0, -1 माइनस 0 -1, 1 माइनस 0 1, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट रो पे लगाते हैं, लास्ट रो में से भी R2 को हमें माइनस करना है, करते हैं। 0 माइनस 0 0, -1 +1 is 0, 1 minus 1 0, -1 0 1। बात ठीक है यहाँ तक। अब देखो कोई रो सेम आ गई है क्या, ये देखो आपको नजर आ रहा है कि ये वाली रो इस रो के साथ सेम है और ये दोनों सेम है। दो पाइवट एंट्रीज आ गई है। अगली पाइवट एंट्री इधर बनानी है, इधर कोई पाइवट एंट्री है नहीं, अगली पाइवट एंट्री इधर बनेगी। अब जैसे ही पाइवट एंट्री बन गई हम क्या करेंगे, बाकी सब में इनके नीचे 0 बनाएंगे। जैसे इसको 0 बनाएंगे क्योंकि ये रो जो है इसके साथ सेम है, तो तुरंत ही क्या हो जाएगी अगले स्टेप में 0, तो 0 बनाते हैं अगले स्टेप में। अब अगली बार इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करते हैं। कैसे खत्म करें, इसमें से इसको ऐड कर देंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या होगा, एक और 0 बन जाएगी। तो कितनी पाइवट एंट्रीज आ जाएगी हमारे पास, 4। एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने से 4 पाइवट एंट्रीज आ गई, तो रैंक क्या होगा, ये 4। बात ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। अब इसी के साथ हमारी रैंक क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जी विच इज 4। बात समझ में आई सबको। अब क्योंकि मैंने आपको साथ साथ में समझाया इसलिए टाइम लगा, वरना आप एक ही मैट्रिक्स में या 2 मैट्रिक्स बना के चेंजेस करके जल्दी जल्दी काम कर सकते हो। एचेलॉन फॉर्म इस तरीके से फास्टेस्ट रहेगा क्योंकि 1 और 0 का काम है, तो अपना आराम से हो जाएगा। अदरवाइज इसको करने के बहुत सारे और मेथड्स हैं, आपको लगता है कोई मेथड आपने ट्राई करा, आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे ऐप पे अगर एनरोल्ड हो तो आप हेल्प चैट में भी शेयर कर सकते हो, राइट। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे। इससे पहले कि हम आगे चलें, लेट मी शो यू। अभी हमने आपकी बात करी है, नाम ले ली है, तो आपको बता ही देते हैं कि आप हमारी फैमिली का और स्ट्रॉन्ग हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट edu.tripbohemia.com, ये वेबसाइट का नाम है। इस पर जाएंगे तो आपको इंटरफेस नजर आएगा, ये हमारा पूरा जो ऐप है उससे कनेक्टेड है। मैथ्स कोर्सेज में आप गए, आपको यहाँ पे सारे मैथ्स कोर्सेज नजर आएंगे जो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज पर हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, आपको ये कोर्सेज हेल्प करने वाले हैं। तो इसी तरीके से इनको डिजाइन करा गया है। IIT एग्जाम, CSA नेट, गेट, ISI, BSc, MSc, अगर आप डिग्री कोर्सेज करें तो उसमें भी आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। CUET, टेट, SSC, DSSB, जितने भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, UPSC मैथ्स ऑप्शनल एक्सेट्रा। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी एंट्री एग्जाम में, मैथमेटिक्स में स्पेशली हेल्प चाहिए, सो वी आर अवेलेबल फॉर यू। एंड आप इस वेबसाइट पर आकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या, वी हैव अ वेबसाइट कनेक्टेड टू एन ऐप। तो ये जो ऐप है, इस आइकन से आपको नजर आएगा इस लोगो से, और आप इसको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग। इससे बहुत सारे और फीचर्स हैं अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज लाइक टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगी, फास्ट ट्रैक करेंगी और आपको चेक करने की क्या कहते हैं, एक इवैल्यूएशन तरीका बता देंगे, एक मीटर प्रोवाइड कर देंगी, जिससे आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके खुद को चेक भी कर सकते हैं, जज भी कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आपको हमारे साथ और तरीके से कनेक्ट करना है, सो वी हैव ऑल द लिंक्स कनेक्टेड ओवर है। सोशल मीडिया और क्विक लिंक्स में जाकर आप हमारे सभी यूट्यूब चैनल से और अदर नेटवर्क ऑप्शन से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड व्हाट्सएप चैनल अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं करे तो कर सकते हैं, इस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, कौन सा सेशन कब कहाँ पर रिलीज होने वाला है, कब लाइव होने वाला है। लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस है ना। लेट V1 V2 be subspaces of a vector space V. Which of the following is necessarily a subspace of V? हमारे पास दो सबस्पेसेस गिवन है एक वेक्टर स्पेस V के। V एक वेक्टर स्पेस है, इसके दो सबस्पेसेस गिवन है V1 और V2, और बोल रहे हैं इतनी सी जानकारी से आप क्या बता सकते हो, इनमें से कौन कौन से और ऐसे क्या कहते हैं अलजेब्रा ऑफ दीज सबस्पेसेस हैं जो दोबारा से सबस्पेस बन जाएंगे, राइट। देखते हैं पहला ऑप्शन,
या दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन करने से हमेशा सबस्पेस बनता है? एग्जैक्टली हमने एग्जैक्ट थ्योरम पढ़ी है कि अगर दो सबस्पेसेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन करने से हमेशा सबस्पेस बनेगा ही बनेगा। तो दिस इज ऑलवेज अ सबस्पेस ऑफ वी, है ना। वैसे सबसेट का, सब ग्रुप का नोटेशन होता है, पर अगर आपने हमारे साथ तैयारी करी है तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ाते वक्त मैं आपको बताया होगा, आसानी के लिए हम इसको सब सेट या सब ग्रुप की जगह यहाँ पर सब स्पेस की नोटेशन के लिए यूज करेंगे, है ना। तो ये भी सब स्पेस हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आई ऑप्शन। जे ऑप्शन, वो बोल रहा है यूनियन करने से बनेगा। तो हमने क्लियरली पढ़ा है कि V1 यूनियन V2 सबस्पेस सिर्फ एक ही कंडीशन में बनेगा, जब या तो V1 V2 में कंटेन्ड है या फिर V2 V1 में कंटेन्ड है, इसी कंडीशन में बनेगा। यानी कि जब उनका यूनियन उनमें से किसी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली यूनियन लिखा है, तो जरूरी तो नहीं कि सब स्पेस बने, तो इट इज नॉट नेसेसरी। तो जे ऑप्शन हमेशा सही नहीं होगा, राइट। ये ऑप्शन V1 प्लस V2 इंटरसेक्शन की तरह ये भी हमेशा बनेगा। एंड एल ऑप्शन, कभी भी दो सबस्पेसेस का डिफरेंस तो कभी भी सबस्पेस नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें क्या होगा, दोनों सबस्पेसेस का जो इंटरसेक्शन है वो भाग जाएगा, कॉमन चीज हट जाएगी, और हर सबस्पेस में एक चीज होगी हमेशा, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो ऑफ द वेक्टर स्पेस। और अगर एक सेट में से जीरो ही चला गया तो दोबारा नया वो सबस्पेस बन ही नहीं सकता। तो एल ऑप्शन भी कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन आई एंड ए। तो ये दोनों आपके सही ऑप्शन है। ऐसे आप सबको मुझे लगता है मालूम होगा कि जितने भी क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो MSQ टाइप के होते हैं। इन केस किसको नहीं मालूम है तो याद दिला देते हैं कि दो ऑप्शंस कैसे ठीक हुए। मेरा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, MCQ, MSQ एंड NAT। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन में से एक ही सही उत्तर है। MSQ मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, इसमें 4 में से 1, 2, 3, 4 कितने भी ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। NAT मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स की जगह एक ब्लैंक होगा, आपको उसको फिल करना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप तक। हम जो क्वेश्चन करते हैं वो हमेशा MSQ होते हैं, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट होते हैं। ये और ये इसमें अपने आप ही कंसिडर और कवर हो जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आपको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन मान के चलना है, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 4 इट इज। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, आई ऑप्शन इज करेक्ट एंड के ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are subspaces of the vector space R cube? R cube सबसे फेमस यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस है ना। कौन कौन आएंगे इसमें, इसमें इस प्रकार के टपल्स आएंगे x y z सच दैट x y और z सारे कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर्स। ठीक, अब ये नोटेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, अदरवाइज एग्जाम के दौरान ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओरल क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारा R क्यूब वेक्टर स्पेस है। इसके कुछ सबसेट्स गिवन है, हमें बताने कौन से इसके सबसेट सब स्पेसेस बन जाएंगे। पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, एम ऑप्शन। एम ऑप्शन में कंडीशन क्या गिवन है, एम ऑप्शन में कंडीशन गिवन है कि x प्लस वाई करने से 0 हो जाए। अगर x प्लस वाई करने से 0 हो जाएगा तो x y z क्या बन जाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको रीअरेंज करो, क्या बन जाएगा, x माइनस वाई के बराबर है तो माइनस वाई कॉमा वाई कॉमा जेड। क्या ये सबस्पेस बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। क्या इसमें 0 0 0 आएगा, बिल्कुल आ सकता है। क्या एडिशन करने से भी प्रॉपर्टी मेंटेन होगी, बिल्कुल होगी, है ना, तो बिल्कुल बन जाएगा। एन ऑप्शन, उसमें कह रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये तभी होगा जब x y के बराबर हो। तो नया टेबल क्या बन जाएगा हमारा, x कॉमा z बन जाएगा। ये भी बनेगा, इनफैक्ट हम इसकी डायमेंशन बता देते हैं, इसकी डायमेंशन भी 2 बनेगी, इसकी भी 2 डायमेंशन बनेगी, राइट। तीसरा देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये नहीं बनेगा, रीजन इसमें कौन नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा। O और P दोनों नहीं बनेंगे, और दोनों के लिए सेम काउंटर एग्जाम्पल देखो। किसी को भी वेक्टर स्पेस बनने के लिए उसमें ये एलिमेंट तो होना चाहिए। क्या ये एलिमेंट ये सेटिस्फाई करेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x और y दोनों 0 हैं, इन दोनों को ऐड करके 1 आ ही नहीं सकता। या ये सेटिस्फाई करेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x और y दोनों 0 है, माइनस करके भी 1 आ ही नहीं सकता। और जब तक ये बिलोंग नहीं करेगा इन दोनों में, तब तक ये सबस्पेस बनने के काबिल ही नहीं हो पाएंगे।
पर ये इसमें कभी बिलोंग ही नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज MNNOP, गलत। तो ये बात एकदम क्लियर, बिंदास आगे चला जाए, अंडरस्टैंडेबल। अब ये ओरल क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। कुछ बातें ये सब आप ओरली सोच सकते हो। मैंने वही बताया, क्वेश्चन डिफिकल्ट और आसान आप खुद बनाते हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सब आप ओरली कर पाओगे, इसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। लेट MN denote the vector space of all n cross n real matrices। आपके सामने क्या गिवन है, n cross n ऑर्डर के सारे n की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और among the following subsets of MN decide which are linear subspaces। अब दोबारा से हमें MN के सबस्पेसेस बताने हैं। MN को जानते हो ना आप, स्टैंडर्ड नोटेशन है, हमने इस प्रकार से भी इसको लिखना सीखा है, याद है ना। इसमें कैसे मैट्रिसेस आएंगे, अभी कह रहे हैं MNR है, यानी कि सारी एंट्रीज कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से आ रही है। इसमें इस प्रकार के मैट्रिक्स आएंगे n क्रॉस n ऑर्डर के, सच दैट और ये सारी AIJ एंट्रीज कहाँ से आ रही होंगी, रियल नंबर से, फॉर ऑल I, J गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये सब तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज ये तो ओरल बात है, इसको क्या लिखना है, ये तो डेफिनेशन है इसकी, उन्होंने ऑलरेडी बता दी है। हमें बताना है अब इस वेक्टर स्पेस के कौन कौन से सब स्पेसेस है, राइट। देखते हैं, कंडीशन चेक करनी जैसे पिछले एग्जाम्पल में करी थी, बस सब स्पेसेस यहाँ पे जो है चेक करें, उसका वेक्टर स्पेस अलग है। यहाँ मेट्रिसेस वाला वेक्टर स्पेस है, पिछले एग्जाम्पल में टपल वाला स्पेस था, राइट। पहला ऑप्शन ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब कि नॉन सिंगुलर से कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो अगर ए इज नॉन सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब इन सब स्पेसेस का नाम गिवन है V1 V2 V3। तो इसका मतलब V1 में जीरो मैट्रिक्स तो बैठा ही नहीं होगा, और जीरो मैट्रिक्स से बिना कोई भी सबस्पेस बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि जीरो का डिटर्मिनेंट तो जीरो होता है और वो तो आ ही नहीं सकता इसमें। तो ए ऑप्शन यानी कि क्यू ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आर ऑप्शन चेक करते हैं, आर ऑप्शन क्या कह रहा है ना, यहाँ तक क्लियर है बात, इजी अंडरस्टैंडेबल। आर ऑप्शन सेज वो सारे मैट्रिसेस MN में से जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। अब बोलो डिटर्मिनेंट 0 वाले ले लो, वो कह रहे तुम्हें नाराजगी हो गई थी तो चलो डिटर्मिनेंट 0 वाले ले लो, लेके देखते हैं। अब डिटर्मिनेंट 0 होने से 0 तो बैठा होगा ना, पर दिक्कत कहाँ गई, एक बात तो ठीक है, तो हमें मालूम है कि कोई वेक्टर स्पेस है उसमें लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि अगर मान लो हमने दो मैट्रिक्स ले ली जिनका डिटर्मिनेंट 0 है ना, तो क्या जरूरी है कि उन दोनों मैट्रिक्स का सम करने से भी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जांपल दिखाएं आपको, ये हमारा A मैट्रिक्स है और ये हमारा B मैट्रिक्स है। क्या A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, बिल्कुल। B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, बिल्कुल है। 1 इंटू 0 माइनस 0, 0 इंटू 1 माइनस 0। अब जरा A प्लस बी करो, A प्लस बी करने से क्या आएगा, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसका डिटर्मिनेंट निकालना जरा, विच इज एक्चुअली नॉन जीरो। तो अगर दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो जरूरी नहीं उनका सम का भी 0, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि 0 बिलोंग करता है, पर दूसरी कंडीशन फेल कर गया, कौन सी, लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी फेल कर गया, इसलिए V2B हमारा वेक्टर सबस्पेस नहीं बन पाएगा MN क्रॉस N ओवर R का। तो आर ऑप्शन भी सही है। बात समझ में आई। एस ऑप्शन, वो सारे मैट्रिसेस जिनका ट्रेस 0 है, चेक करते हैं। एस ऑप्शन, वो कह रहे हैं वो सारे मैट्रिसेस ले लो जिनका ट्रेस 0 है। ट्रेस 0 मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू 0, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये लिनियरिटी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें 0 भी बिलोंग कर जाएगा, है ना। और अगर A और B बिलोंग करते हैं V3 में, तो A प्लस B भी इसमें बिलोंग कर जाएगा। अगर दो मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है तो उनके सम का भी ट्रेस पक्का 0 होगा, ये बात पक्की है ना। ट्रेस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, इसलिए लिनियरिटी वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। इसका मतलब ये जो एस ऑप्शन है ये हमारा वेक्टर सबस्पेस बन जाएगा।
ऐसे टी ऑप्शन चेक करो। टी ऑप्शन क्या है? ये तो सबसे यूनिक और कॉमन एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, यूनिक भी कह सकते हैं, या ऑब्वियस कह सकते हैं, ट्रिवियल एग्जाम्पल है ये, है ना। बी ए सच दैट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ एम एन। हमने एक मैट्रिक्स उठा के उसके सारे मल्टीपल्स डाल दिए। अब जैसे हमने उसके सारे मल्टीपल डाले, उसमें एक मल्टीपल 0 भी होगा, और उसमें ऑफ कोर्स लिनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ए बार बार हम कॉमन लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, राइट। तो टी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। एस और टी ऑप्शन दोनों हमारे आंसर्स हैं, दोनों के दोनों सबस्पेसेस बन जाएंगे। और क्यू और आर ऑप्शन सही नहीं थे, पहले 2 ऑप्शन गलत, दूसरे 2 ऑप्शन करेक्ट। आगे चला जाए, कोई दिक्कत है तो देख सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वील मूव अहेड। चले, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर। आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज याद है, जो अपनी वेक्टर सबस्पेस की करिए, बेसिकली ज्यादातर तो वही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई है ना, ये कैसे चेक करेंगे? एक स्टेप में भी कर सकते हैं, आपको बस लीनियरिटी चेक करनी है, उसको 2 स्टेप में ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे? पहली बात तो ये सेटिस्फाई करें टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, है ना। और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि टी ऑफ a टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू a टाइम्स टी ऑफ अल्फा, जहां पे a क्या है? कोई भी स्केलर, और अल्फा बीटा क्या है? वेक्टर्स है, राइट। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करिए तो हम कह देंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज नहीं है ना। यहाँ पे t गोज फ्रॉम एनी वेक्टर स्पेस v1 टू v2, और मान लेते हैं दोनों रियल नंबर है, फील्ड के ऊपर बन रहे, या मान लो एक फील्ड के ऊपर बन रहे, सेम फील्ड के ऊपर बनने चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास a जो एलिमेंट है वो फील्ड से आ रहे हैं, और अल्फा बीटा जो वेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं v1 से, और टी ऑफ अल्फा और टी ऑफ बीटा ये बिलोंग करता है v2। ये ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का तरीका आपको याद दिला दें, कैसे याद आपको ना। अब ये बातें हमें इस पर चेक करनी है, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें एक एक करके इन सब में चेक करनी है। अब पहले ऑप्शन में पक्का ये प्रॉपर्टी फेल करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, 0 तो है ही नहीं, ऑब्वियस तरीका, क्योंकि ये तो है फिक्स प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब इसके हेल्प से एक प्रॉपर्टी जो डिराइव करते हैं वो कौन सी है, कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो 0 को हमेशा 0 पे मैप करेगी, है ना। अब जरा देखना, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड 0 पुट करो तो वैल्यू क्या आएगी? 4,0। तो जो मैप है वो 0 0 नहीं आ पा रहे ना, तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो पाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें अगर हम एफ 0 0 0 लगाएंगे तो आंसर आएगा 4,0, पर आना क्या चाहिए था? 0 0। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती तो 0 0 आना चाहिए था, राइट। अब चेक करते हैं वी ऑप्शन। अब इसमें 0 0 वाली बात तो सेटिस्फाई कर जाएगी, दूसरी बात फेल करेगी। देखो, अगर 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो वहां पे लिनियरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, क्योंकि डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर तो रहा ही नहीं, लीनियर का मतलब ही होता है 1 डिग्री, तो लिनियरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो ये नहीं बनेगा, है ना। लिनियरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। डब्ल्यू एच एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड माइनस एक्स प्लस वाई लीनियर पॉलिनोमियल बन रहे, प्लस माइनस है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, सब ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, चेक भी कर सकते हो। एक्स कह रहे ऑल ऑफ देम, वो भी गलत हो गया, ओनली करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डब्ल्यू, एच इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी दोनों नहीं, राइट। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात सुन रही थी एक दिन, और मुझे सुनने को मिला कि जिस भी ऑप्शन में, किस क्वेश्चन में नन हो ना, उसमें नन आंसर होता ज्यादातर, और जिसमें ऑल ऑफ द अबव लिखा हो ना, उसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होता ज्यादातर। ऐसी कोई बात सच नहीं है, इसमें ऑल ऑफ द अबव लिखा है, आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, देखेंगे आप एग्जाम में, जिसमें नन लिखा होता है पर नन आंसर नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, वो ऑप्शन आंसर हो सकता भी है, नहीं भी, सभी ऑप्शन को इक्वल वेटेज देनी, कोई पैटर्न ऐसा नहीं फॉलो करना है जो लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, ऐसा प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाने गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर टुडे। ये अगर आपने हमारे साथ क्लास में तैयारी करी है ना, तो पक्का आपने डिस्कशन में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हम इसे जरूर क्लास में कवर करते हैं, है ना। हर कोर्स में कुछ डिफरेंस हो रहा है, ये पार्ट एकदम सिमिलर होता है। Let's read the question. Let T from Rn to Rn be a linear transformation
तो हमारे पास दोबारा से यूक्लिडियन स्पेसेस गिवन है आर इन टपल वाले n क्रॉस n से लेके n तक टपल वाले। बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंप्लाइज द टी इज बाइजेक्टिव। हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले से उन्होंने कह दिया कि ये है, हमें बताना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं, कैसे पता चलेगा? या नीचे दी हुई किसी कंडीशन से बात पता चल जाएगी? तो आप मुझे बताओ कि बाइजेक्टिव का मतलब एक्चुअली में होता क्या है? बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? वो ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 1 ऑन टू दोनों हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, है ना? अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? 1 1 ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए बहुत तरीके सीखे, पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जबरदस्त तरीका सीखा है। अगर हमारे वेक्टर स्पेसेस दोनों सेम डायमेंशन के हैं तो एक ही तरीके, मतलब बहुत से तरीके से, पर एक ही स्टेप में भी चेक करा जा सकता है कि वो 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव है नहीं। तो अगर दोनों वेक्टर स्पेसेस जो कि मान लो डोमेन का नाम u है और कोडोमेन का v है, तो अगर इनकी डायमेंशन सेम है एंड साथ में नलिटी ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 0, तो हम कह देंगे क्या है? बाइजेक्टिव। ये सिर्फ तभी सच होता है जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में काम करें, जनरल सभी फंक्शन के लिए सच नहीं होता। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा शॉर्टकट हो जाता है कि अगर डायमेंशन बराबर है वेक्टर स्पेसेस की, डोमेन वाले और कोडोमेन वाले, और नलिटी टी की 0 है, तो एक ही स्टेप में पता लग जाए कि वो बाइजेक्टिव है। अब देखो दोनों सेम स्पेसेस है तो डायमेंशन बराबर वाली बात तो ठीक है, अब बस नलिटी 0 चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं नलिटी n है। नलिटी n है तो कभी बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता, राइट? यानी कि y ऑप्शन तो गलत हो गया। z ऑप्शन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं z ऑप्शन? z पे बाद में आते हैं, पहले a ऑप्शन पे आते हैं। a ऑप्शन कह रहे हैं नलिटी और रैंक की वैल्यू n है। हमें ऑलरेडी पता है, रैंक नलिटी थ्योरम कहते हैं इसको। क्या कहती है? यही कहती है कि अगर t u से लेकर v तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो रैंक, ये रैंक का सिंबल होता है, याद है सभी को, प्लस नलिटी हमेशा क्या होगा? डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस हो जाएगा। मान लेते हैं दोनों की डायमेंशन n है, इसकी भी n है और इसकी भी n है, डायमेंशन n होता है। अगर इसकी n भी होती तब भी यहाँ पे तो n नहीं आता, क्यों? क्योंकि डोमेन की डायमेंशन के बराबर हो जाता है, राइट? अब ये तो हमेशा सच है। क्या इस बात से पता लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बाइजेक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बच्चे इसको टिक कर देते हैं कि यार ये तो सच ही है, ये सच है। पर हमसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट टी इज बाइजेक्टिव? कौन सी बात से पता लग रहा है कि टी बाइजेक्टिव है? हमें बस उसी को सिलेक्ट करना है। क्या इस बात से पता लग रहा है कि टी बाइजेक्टिव है? नहीं पता लग रहा। इस बात से बस इतना पता चल रहा है कि रैंक नलिटी थ्योरम होल्ड होती है, हमेशा ही होती है वो तो ये आंसर नहीं है। तो ए ऑप्शन आंसर नहीं है। बी ऑप्शन नलिटी माइनस रैंक। अब इन दोनों को काम करते हैं, जेड और बी ऑप्शन, है ना? पहले बी ऑप्शन देखते हैं, पहले बताते हैं कि गलत होगा, राइट? ये क्या कह रहा है? नलिटी माइनस रैंक इज एन, नलिटी ऑफ टी माइनस रैंक ऑफ टी इज एन। अब देखो यहाँ पे हम रैंक नलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ये तो ये कह रहे हैं मान लो ये सच है, और एक चीज हमें मालूम ऑलरेडी सच होती है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर डालो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व करो, ऐड करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से नलिटी और नलिटी कैंसिल नहीं होगी, रैंक और रैंक कैंसिल। ट्वाइस नलिटी इज इक्वल टू ट्वाइस एन, 2 और 2 कैंसिल, क्या आ गया? नलिटी की वैल्यू आ गई। अब नलिटी 0 होती तो बाइजेक्टिव हो रहा था, नलिटी n पे तो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा हुआ जेड ऑप्शन ऑफ कोर्स सही है, पर आप उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? सेम तरीके से चेक करेंगे। जेड ऑप्शन क्या कह रहे हैं? माइनस नलिटी प्लस रैंक इज इक्वल टू n। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 ये दी। अब इन दोनों को सॉल्व करो। जैसे 1 और 3 को सॉल्व करोगे, नलिटी और नलिटी कैंसिल, ट्वाइस रैंक इज इक्वल टू ट्वाइस n, इसका मतलब नलिटी इज 0। तो ये बताता है कि नलिटी 0 है, और हमारी यहाँ पे कंडीशन में पड़ी है कि अगर डायमेंशन बराबर और नलिटी 0 हो जाती है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाती है? बाइजेक्टिव, राइट? इसी सूत्र का इस्तेमाल करते करते हम क्या कह सकते हैं कि हमारी
आंसर क्या हो जाएगा Z। इस बात से इम्प्लाई हो जाएगा कि नलिटी कैसी है, 0। बात ठीक है, चलें आगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, यारी खींच लो, करें सॉल्व। कंसिडर द वेक्टर स्पेस Pn of real polynomials in X of degree less than or equal to n। आपको याद होगा, हमने पढ़ा है नहीं, हमने PNR पढ़ा है, मतलब रियल नंबर वाले पॉलिनॉमियल्स n की डिग्री से कम वाले, यानी कि 0 1 2 3 n तक डिग्री वाले सारे पॉलिनॉमियल्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसमें वो सारे पॉलिनॉमियल्स Px आएंगे जो रियल कोफिशिएंट्स वाले हैं, such that degree of Px is less than equal to n, राइट। अभी बोल रहे हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी मर्जी से इन्होंने डिफाइन कर दिया, डिफाइन करो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है। P goes from P to R to P3R, और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन कर दी इन्होंने, P of fx इज इक्वल टू 0 से x fx का इंटीग्रेशन और एक बार उसका डेरिवेटिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें बताना है द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T, हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी है। ऑप्शन में जो मैट्रिक्स है वो वेक्टर्स के फॉर्म में बता रखे, करें इसको सॉल्व। सभी को ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना आता है, चलो निकालते हैं। फिर क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों वेक्टर स्पेसेस के बेसिस निकालने हैं और फिर उसके ऊपर हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लगा के देखनी है। P2R का बेसिस क्या हो जाएगा, लिखें क्या, तो बेसिस ऑफ P2R इज 1x और x स्क्वायर, इससे सारे 1 डिग्री 2 डिग्री और उससे कम डिग्री की पॉलिनॉमियल जनरेट हो जाएंगे। और P3R का बेसिस क्या होता है, इसका बेसिस होता है 1x x स्क्वायर x, ये दोनों के हमने स्टैंडर्ड बेसिस लिख लिया है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कोई और बेसिस गिवन होता तो उसकी हेल्प से हम उससे निकालते, तो कुछ नहीं गिवन है तो स्टैंडर्ड बेसिस की हेल्प से निकालेंगे। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हम इन सभी एलिमेंट्स पर जो कि डोमेन के वेक्टर स्पेस के सब बेसिस में है उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखेंगे। P of 1, P of x एंड T of x स्क्वायर लगा के देखो, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है। पहले क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, बाद में डेरिवेटिव करना है। इंटीग्रेट करो, 1 को इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा x, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 0। अब T of x लगाओ, x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1। T of x स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब बाय 3 और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x। हमने क्या करा, पहले डोमेन के एलिमेंट्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। अगला स्टेप क्या है, अब जो को डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसके जो बेसिस हैं उसके एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इसको अरेंज करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 into 1 plus 1 into x plus 0 into x square plus 0 into x, ठीक है ना। इसी तरीके से अगले एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, 0 into 1 plus 0 into x plus 1 by 2 into x square plus 0 into x cube। यहाँ पे एक 1 भी है तो 0 into 1 की जगह पे 1 into 1 कर दो, राइट। लास्ट एलिमेंट को भी लिख लेते हैं इसी तरीके से, क्या हो जाएगा ये 0 into 1 plus 2 into x plus 0 into x square plus 1 by 3 into x cube। बात ठीक है। अगला स्टेप क्या करेंगे, अब इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स। कैसे बनाएंगे, पहले तो मैट्रिक्स के लिए आसानी सा जगह बनाओ। अब याद करो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, P2 से P3 तक, है ना। इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स थे, 3, यानी कि डायमेंशन 3 थी, इसकी डायमेंशन कितनी है, 4। तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनेगा, उल्टा कर दो, 4x3 ऑर्डर का, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो T of 1 आया था उसके कोफिशिएंट्स को कॉलम बना देंगे, T of x के कोफिशिएंट्स को कॉलम बना देंगे और T of x के कोफिशिएंट्स को कॉलम बना देंगे और मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट। मैट्रिक्स फॉर्म को ऐसे लिख देते हैं, T को ब्रैकेट में डालकर लिखें। अब तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कॉलम बना के लिखना है, 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 by 2 0
ठीक है, 0, 2, 0, 1/3। और बस यही हमारा आंसर है। अब इसको ऑप्शंस में हमने वेरीफाई करना है कि ऑप्शन कौन सा वाला इससे मैच हो रहा है। चेक करिए, पक्का? चलो करते हैं। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला क्या देखो मैट्रिक्स में, पहली बार इसमें कितनी है, 4 रोज है ना। आपको 4 रोज वाला कौन सा दिख रहा है, 1, 2, 3, 3 रो है। और ये ऑप्शन को चेक ही मत करो, 3 रोज तो ही नहीं सकती। बी ऑप्शन, 4 रोज है, इसको चेक कर लेंगे। सी ऑप्शन 3 रोज, डी ऑप्शन 4, तो सी ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में 3 रोज है। बस अब बी और डी को चेक करना है, मैच करो। बी ऑप्शन 0, 1, 0 ठीक है, अगला 1, 0, 2 ठीक है, 0, 1/2 0 ठीक है, 0, 0, 1/3 पूरा मैच हो गया। बी ऑप्शन सही है। एक बार डी ऑप्शन भी देख लो, वैसे सेम तो नहीं लिखते हैं पर कभी भी हो सकता है। लेट्स चेक, 0, 1, 0, 1, 0, 1, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 1/2 लिखा है, 2 आना चाहिए, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। So this was our last question for today and the answer is B। इसको हम टिक कर देंगे और यहाँ पे हम लेते हैं विश्राम। तो अभी हमने जितने क्वेश्चंस करे आज की क्लास में, क्या आप सभी को अच्छे से समझ में आए, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? अगर कोई भी डाउट है तो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा के और क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, किसी और टॉपिक को आपको टारगेट करना है इसी तरीके से, उसके 2011 से 2024 तक या सो ऑन 10-15 साल के क्वेश्चन इकट्ठे टारगेट करने हैं, आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी टॉपिक के कमेंट्स ज़्यादा होंगे उसके हम सबसे पहले सेशन बना देंगे एंड उस तरीके से फॉलो करते जाएंगे, राइट? जैसे कि आपको बताया था कि आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल्स पर, अदर यूट्यूब चैनल्स पर। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे कनेक्ट विद अस लिखा होगा, आप उस लिंक के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमारा ऐप जिसका ट्रिप बोहेमिया नाम है, जो आपने सेशन के बीच में ज़रूर देखा होगा, उसको डाउनलोड करना ना भूलें और हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। वी हैव सम अमेजिंग कोर्सेज at some amazing discounted prices for you available right away. So enroll and book your seat, confirm your seat, start learning, clear your entrance exam. अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स आपकी सक्सेस की जर्नी का एक स्टेपिंग स्टोन है तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए, मदद करने के लिए हम आपके साथ हैं, राइट? और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, चलने की है मंजिल की हमें चाह नहीं है, और जाते भी वहाँ हैं हम जहाँ राह नहीं है। तो हमें चलने की चाह है इस रास्ते पर, आपको सिखाने के रास्ते पर, खुद आगे बढ़ने के रास्ते पर, खुद सीखने के रास्ते पर। और इसी तरीके से चलना हम भी आपको सिखा सकते हैं। मंजिल तक आपने पहुंचना है, वहां तक जाने का रास्ता दिखा सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं कुछ कदम साथ चलने में। तो अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, यू आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत सीख कर जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में बहुत बेहतर जगहों पर है, बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ लोग प्रोफेसर अपॉइंट हो गए हैं, कुछ लोग अच्छी कंपनीज में अपॉइंट हो गए हैं, कुछ लोग अपना ही बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाने लगे हैं। यू कैन बी वन ऑफ देम एंड यू कैन ट्रस्ट अस। हमने अभी बताया ना कि हमें मंजिल की चाह नहीं है पर चलने की है, और क्योंकि चलना बढ़िया आता है तो आपको भी उस मंजिल तक जाने के लिए जो सफ़र है उसको चलना सिखा देंगे। That's all for today. I'm Mishika and Trip Bohemia is signing off. See you in the next session. Tata.